हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10th वालों के लिए जो उर्दू सब्जेक्ट से जो बच्चे हैं उनके लिए जो हिंदी का जो पेपर है यानी कि नॉन हिंदी कहते हैं उसको, तो उसी के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सब हम हल करेंगे। यानी कि बिहार बोर्ड ने आपके लिए एक मॉडल सेट तैयार किया है जो ये दर्शाता है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, किस पैटर्न का सवाल होगा, कैसे सवालात होंगे, वही सब चीज़ें इस मॉडल पेपर के अंदर बताया जाता है। और मॉडल पेपर सेट करने का मकसद ये होता है कि बच्चे को समझ में आए कि क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो उन्हीं के जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं हम तमाम ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे। तो आप लोग ज़रूर वॉच कीजिए पूरे वीडियो को, और आप लोग कलम कापी लेकर के बैठिए ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी गलतियाँ होती हैं और आप किस पानी में हैं। फिर आप लास्ट में ज़रूर कमेंट के बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी, देवनागरी, फारसी या रोमन? तो हिंदी भाषा को देवनागरी में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी में लिखी जाती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग। स्वरों और मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग एक व्यंजन वर्ण में 12 रूप होते हैं। इन्हें परंपरा के अनुसार क्या कहते हैं? इसे देवनागरी कहते हैं, इसे 12मुखी कहते हैं, इसे गुरुमुखी कहते हैं या 12 खड़ी कहते हैं? तो इसको 12 खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? 12 खड़ी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। शौ प्लस रौ, इससे कौन सा वर्ण बनता है? शौ बनता है, शरा बनता है, या स्र बनता है, या शौरा बनता है? तो इससे स्रो बनता है। क्या बनता है? स्रो। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। यदि तत्सम शब्दों में शौ हो तो उसके तद्भव शब्दों में शौ के स्थान पर क्या होता है? सौ आता है, ये वाला सौ, ये वाला सौ, या ये? तो उसके तद्भव जो शब्द है उसमें आता है क्या? क्या कहते हैं, हाँ, तद्भव शब्द में ये वाला सौ आता है। अगला सवाल। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालव्य, मूर्धन्य या ओष्ठ है? तो इसका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ, यानी दोनों होठों से आपका पवर्ग, यानी कि जब हम लोग प बोलते हैं तो दोनों हम लोगों का होठ बंद हो जाता है, इसलिए ओष्ठ वर्ण है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। निम्न में से कौन पंचमाक्षर का एक वर्ण है? भ, म, थ या ह? तो पंचमाक्षर का वर्ण कौन हो जाएगा यहाँ पर? म हो जाएगा। कौन हो जाएगा? म। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को क्या कहते हैं? पलुत या अल्पप्राण या अनुतान या फिर अयोगवाह? तो इन दोनों वर्णों को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोगवाह। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। अवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य या कंठ है? तो इसका उच्चारण स्थान है कंठ है। क्या है? कंठ। अच्छा, तो यहाँ पर होंठ गोल होता है तो कंठोष्ठ हो जाएगा। क्या? कंठ और आपका ओष्ठ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। बद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? स्वर, व्यंजन, संपृक्त या संयुक्त? तो वृद्धाक्षर का जो क्या कहते हैं कि अंतिम ध्वनि है वो स्वर होता है। क्या होता है? स्वर होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। वक्ता के द्वारा उच्चारण के क्रम में पहली ध्वनि के बाद दूसरी ध्वनि के बीच जो विराम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे स्वराघात कहते हैं, अनुतान कहते हैं, संगम कहते हैं, या उसे अवयव कहते हैं? तो उसे संगम कहेंगे। क्या कहेंगे? संगम। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? कारक, समास, अवयव या संधि? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो तब उसे कौन समास कहते हैं? क्या उसे अवयवी भाव कहेंगे, तत्पुरुष कहेंगे, बहुव्रीहि कहेंगे या द्विगु कहेंगे? तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुव्रीहि। क्या कहेंगे? बहुव्रीहि। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। निम्न में से कौन शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है? हरफन मौला, सत्सई, धर्माधर्म
या प्रत्यंग। तो इसमें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है इसमें? तो हरफन मौला ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यश जोड़ धरा, यशा जोड़ धरा, यशो जोड़ धरा और या यश जोड़ धारा। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशा जोड़ धरा, यशा जोड़ धरा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, उड्डयन शब्द का उड्डयन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उड जोड़ डयन, उड जोड़ डयन या उड जोड़ अयन, उत जोड़ डयन। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? उत जोड़ डयन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, प्रज्वलित, कृत्यकृत या भस्मीभूत। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि प्रज्वलित। क्या शुद्ध शब्द है? प्रज्वलित। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन शब्द अशुद्ध है? प्रसाद, पिशाच, अमिश या भूधर। तो इसमें अशुद्ध शब्द हो जाएगा प्रसाद, क्योंकि प्रसाद ऐसे होता है प्रसाद, तो वो वाला सा होता है। अगला सवाल, निम्न में कौन प्रश्नवाचक चिन्ह है? तो प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, जब हम लोग सवाल देखो यहाँ प्रश्न पूछा है, ये वाला निशान है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन विराम चिन्ह लगाया जाता है? अल्प विराम, उप विराम, लाघव चिन्ह या योजक चिन्ह। तो दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगाया जाता है। कौन सा? योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 6। तो रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं। क्या है? 3 भेद हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्न में कौन तद्भव शब्द है? सुलह, ओठ, कर्पूर या कौड़ी। तो यहाँ पर तद्भव शब्द बोला है, तो तद्भव शब्द कौन हो जाएगा? ओठ। कौन हो जाएगा? ओठ। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्न में कौन वर्ण संकर शब्द है? इच्छु, ससुर या आलमगंज या लाठीचार्ज। तो यहाँ पर क्या पूछा है? वर्ण संकर। वर्ण संकर शब्द हो जाएगा लाठीचार्ज। कौन हो जाएगा? लाठीचार्ज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्न में कौन शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सोना, डब्बा, पटना या करुणा। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो जाएगा पटना। कौन हो जाएगा? पटना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है, उसे कौन संज्ञा कहते हैं? उसे समूहवाचक कहेंगे, उसे भाववाचक कहेंगे, द्रव्यवाचक या जातिवाचक। तो गुण या धर्म की बात है, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो, उसे व्याकरण में क्या कहते हैं? उसे वचन कहेंगे, कारक कहेंगे, अवयव कहेंगे या लिंग कहेंगे। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं, उनमें किस वर्ण का प्रयोग नहीं होता है? क्या उनमें में का प्रयोग नहीं होगा, के का, ने का या हे का? तो उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। किसका नहीं होता है? ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हरि मोहन को रुपये देता है, ये वाक्य किस कारक का है? संप्रदान कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या करण कारक। तो ये जो वाक्य है ये है आपका संप्रदान कारक का। किसका है? संप्रदान कारक का है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, श्रीमती शब्द का बहुवचन है? श्रीमतियों, श्रीमतियाँ, श्रीमती लोग या श्रीमतियों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमतियों। क्या हो जाएगा? श्रीमतियों। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द क्या? खिंचाव हो जाएगा, चमक हो जाएगा, खपत हो जाएगा या वकालत हो जाएगा। तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द है वो है आपका खिंचाव। क्या है? खिंचाव। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? अंगूर, कीचड़, पर्दा या फिर छत। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग पूछा है, तो स्त्रीलिंग हो जाएगा हमारा कौन? शब्द छत हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
अगला सवाल देखिएगा आप लोग। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वो किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब वो क्या कहलाते हैं? शब्द, मात्रा, पद या वर्तनी। तो जब वो किसी वाक्य में पिरो दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? हमारा पद बन जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष में कौन आता है? पाठक या श्रोता, लेखक या वक्ता, लेखक और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लेखक और वक्ता होता है। कौन होता है? लेखक और वक्ता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 8, 11, 6 या 10? तो हिंदी में कुल सर्वनाम 6 हैं। कितने हैं? 6 हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनामिक विशेषण कहेंगे, परिणाम बोधक विशेषण कहेंगे, विशेष्य विशेषण कहेंगे, या विधेय विशेषण कहेंगे? तो उसको हम लोग विधेय विशेषण कहते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। मोहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में परविशेषण है मोहन पढ़ने बहुत या तेज। तो इसमें परविशेषण कौन हो जाएगा? बहुत। कौन हो जाएगा? बहुत। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। व्युत्पत्ति अथवा शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार की होती है? तो धातु इस तरीके से 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे परिणार्थक धातु कहेंगे, उसे यौगिक धातु कहेंगे, उसे नाम धातु कहेंगे, या उसे मूल धातु कहेंगे? तो उसे हम लोग नाम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे हम लोग नाम धातु कहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। मैंने आम खाया है, ये वाक्य किस काल का है? सामान्य वर्तमान, आसन्न भूत, हेतु हेतुमत भविष्य, या तात्कालिक सर्वनाम? तो ये जो है कहाँ कब का है? आसन्न भूत का है। किसका है? आसन्न भूत। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता? क्या ऐसे को कारक कहते हैं, संधि कहते हैं, समास कहते हैं, या ऐसे को अवयव कहते हैं? तो ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? अवयव कहेंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 6 भेद होते हैं? तो प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। निम्न में कौन तुलना बोधक निपात है? मत, सिर्फ, जी या सा? तो इसमें तुलना बोधक कौन हो जाएगा? सा। एक जैसा, उसके जैसा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक हैं और सामान्य अर्थ के सूचक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे रूढ़ शब्द कहेंगे, उसे यौगिक शब्द कहेंगे, रूढ़ शब्द कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो ऐसे शब्दों को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। कैसा शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। आक्रमण शब्द में उपसर्ग है कौन? आक, आक्र, आक्रम या आ? तो इसमें आपका उपसर्ग हो जाएगा कौन? आ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आ होना चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। पूजापा शब्द में प्रत्यय कौन है? पा, जापा, आपा या हपा? तो इसमें जो प्रत्यय शब्द है वो क्या हो जाएगा? आपा। कौन हो जाएगा? आपा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल। निम्न में से कौन सरल वाक्य है? अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। तो इसमें सबसे सरल शब्द जो है वो क्या है? अस्वस्थ रहने के कारण वो परीक्षा में सफल ना हो सका। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की चाह में घूम रहा था। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है। यह भारतीयों को चाहिए कि अपने बच्चों को बताएं कि भारत हमारा है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? कि ऑप्शन सी हो जाएगा। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? अरविंद हो जाएगा, सैंधव हो जाएगा, अर्णव हो जाएगा या पतंग हो जाएगा? तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा अर्णव। क्या हो जाएगा? अर्णव। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग कि कृष्ण शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्या कृष्ण का सौम्य होगा, शुक्ल होगा, मुक्त होगा या स्वच्छ होगा? तो कृष्ण शब्द का जो ये है क्या कहते हैं कि विपरीतार्थक शब्द है वो शक्ल है। क्या है? शक्ल। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जो नभ में चलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? अलौकिक, निशाचर या खेचर या प्रत्यागत? तो जो नभ में चलता है उसको खेचर कहेंगे। क्या कहेंगे? खेचर कहेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आंखें मूंदना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? मर जाना, नज़र बचाना, उदासीन हो जाना या सावधान होना? तो आंखें मूंदना यानी कि उदासीन हो जाना। आंखें मूंदना यानी कि उदासीन हो जाना, जानबूझकर के अनजान हो जाना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का अर्थ है? नुकसान के बिना काम हो जाना, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, कठिन काम संपन्न करना या कम लाभ अधिक खर्च? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, तू जिंदा है तो शीर्षक कविता के कवि कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, मोहम्मद इकबाल, गोपाल सिंह नेपाली या अरुण कमल? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है गोपाल सिंह नेपाली। तू जिंदा है तो कविता के लेखक कौन है? तो गोपाल सिंह नेपाली साहब इसके लेखक हैं। कविता का जो है तू जिंदा है तो इसके जो कवि हैं वह है शंकर शैलेंद्र। कौन है? शंकर शैलेंद्र हैं। यहाँ पर ऑप्शन ही कुछ उल्टा पुल्टी दे दिया है, तो इसके कौन हो जाएगा? शंकर साहब, शंकर शैलेंद्र। अगला सवाल, ईदगाह शीर्षक कहानी में दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोलभाव करके हामिद ने चिमटा जो खरीदा वो कितने पैसों में खरीदा? 2 पैसों में, 3 पैसों में, 4 पैसों में या 5 पैसों में? तो हामिद साहब जो है चिमटा खरीदा 3 पैसों में। कितने पैसों में? 3 पैसों में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, ईदगाह शीर्षक कहानी में नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? क्या लोग नाच रहे थे, लोग गा रहे थे, आपस में गले मिल रहे थे या झगड़ा कर रहे थे? तो ईद खत्म होने के बाद लोग आपस में गले मिलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, कवि के अनुसार वो कौन होते हैं जो अपने काम के द्वारा दूसरों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं? क्या वो बातवीर होते हैं, वो बलवीर होते हैं, वो धर्मवीर होते हैं या वो कर्मवीर होते हैं? तो कर्मवीर लोग ही क्या करते हैं? अपने काम के द्वारा दूसरे के लिए उदाहरण बनते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, विभव शब्द का अर्थ होता है? विभव शब्द का अर्थ ऐश्वर्य हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा, चमकीला हो जाएगा या भय हो जाएगा? तो विभव शब्द का अर्थ हो जाएगा ऐश्वर्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? तो देखिए इधर आप लोगों का बुक का पोर्शन शुरू हो गया। कम से कम 50-55 क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ और सिर्फ ग्रामर से था, और हिंदी के बहुत टफ ग्रामर पूछे हैं आप लोगों को। इसलिए आप लोग उसी लेवल की तैयारी कीजिए और बिल्कुल झुक जाइए। ये सब्जेक्ट आप लोगों का जो है उर्दू और हिंदी, ये 2 सब्जेक्ट आपको ऊपर लेके जाने वाला है। इसलिए आप लोग इन 2 सब्जेक्ट के अंदर बिल्कुल फुल फोकस के साथ एकदम लग जाइए। आप लोग बिल्कुल भी ढीला नहीं छोड़ना है। बाकी सब्जेक्ट में अगर 2 घंटा देते हो तो इसमें आपको 1 घंटा डेली ज़रूर देना है। अभी से 1 महीने का समय है, 1 महीना आप कंटिन्यू इसमें समय दीजिए। तो हाँ, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? क्या ये एक निबंध है, ये एक जीवनी है, ये रेखा चित्र है या ये यात्रा वृत्तांत है? तो ये एक क्या है? ये एक रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत क्या है? एक रेखा चित्र है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, बाल गोविंद भगत शीर्षक पाठ के रचिता कौन है? वंशीधर श्रीवास्तव, रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रेमचंद या आचार्य शिव पूजन सहाय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, पठित पाठ के लेखक के अनुसार छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें कौन
झरना सबसे निराला है? तो सबसे निराला झरना कौन हो जाएगा? हुंड्रू का झरना, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने कहा है कि साध्य की पवित्रता एक महत्ता तभी है जब उसका समाधान भी महान हो? यह महात्मा गांधी ने कहा, कामता प्रसाद सिंह काम ने कहा, मोहम्मद इकबाल या प्रेमचंद? तो ये बात जो है महात्मा गांधी ने कहा है। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने कहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कवि बिहारी की नायिका ने किस कारण से नायक कृष्ण की मुरली को छिपाकर रख लिया? क्या गुस्सा के कारण, धन ऐंठने के कारण, बातचीत करने के आनंद के लोभ में, या बदला लेने के लिए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बातचीत करने के आनंद के लोभ में, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में किस कवि के दोहे गागर में सागर हैं? मोहम्मद इकबाल, बिहारी, अरुण कमल या नरोत्तम दास? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? बिहारी साहब के दोहों में क्या होता है? गागर में सागर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, पाठ्य पुस्तक में कौन शीर्षक कहानी आंचलिक कहानी है जिसमें मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? क्या वो ठेस है, ईदगाह है, खेमा है, या इनमें से कोई नहीं? तो कहाँ है? मिथिलांचल के बारे में जिसमें बोला गया है वो आपका कौन सा हो जाएगा? खेमा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? खेमा, ऑप्शन सी। खेमा या ठेस होगा वो, तो वो कहानी आपका कौन हो जाएगा? ठेस हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किसके हाथ की बुनी फटी शीतल पाटी को छूकर सिरचन कसम खाता है कि अब ये काम नहीं करूँगा? अपने माँ की, अपने पिता की, अपने घरवाली की, या खुद की? तो ये क्या कहता है कि अपने पत्नी, अपने घरवाली की कसम खा करके खाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, नैनो शब्द का अर्थ क्या होता है? मक्खन, नमकीन, विशेष प्रकार की चटाई, या एक प्रकार की घास? तो नैनो शब्द का जो अर्थ है वो मक्खन होता है। क्या होता है? मक्खन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। प्रस्तुत पंक्तियाँ किस शीर्षक पाठ से है? तो सबको पता है ये बच्चे की दुआ से है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बच्चे की दुआ, मोहम्मद इकबाल। अगला सवाल, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित हैं? क्या ये कहानी है, ये रेखा चित्र है, ये एकांकी है, या एक निबंध है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये एक एकांकी है। क्या है? एकांकी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनके सामने कौन बैठे हुए हैं? क्या अशोक के पिता, एक बौद्ध भिक्षु, कलिंग के राजा, या मगध के राजगुरु? तो उसके सामने एक बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में वकील साहब के कलेजा किन के विभव की वृद्धि से जलता है? क्या जज के विभव की वृद्धि से, डॉक्टर, मास्टर साहब, या बीमा एजेंट? तो वकील साहब का कलेजा धड़कता है किसकी वजह से? बीमा एजेंट की तरक्की की वजह से। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से शीर्षक पाठ के अनुसार किसने कूचे निकलते समय जोड़ों की एक ठहाका लगाया और कहा कि यार ये तो बाजार की मक्खियां हैं और अकारण हमारे चारों ओर भिनभिनाया करती हैं? तो ये नीत्शे ने कहा है। कौन कहा है? नीत्शे ने कहा है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कबीरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? क्या आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, या आधुनिक काल? तो ये जो है भक्ति काल के कवि हैं। कौन? कबीरदास जो है कब किस काल के कवि हैं? भक्ति काल, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, मों को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? कबीरदास, बिहारी, नरोत्तम दास, या गोपाल सिंह नेपाली? तो इस पंक्तियों का जो है क्या कहते हैं कि रचयिता कौन है? कबीरदास हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, किंवदंती के अनुसार किस यक्ष को दमित कर उस स्थान पर विहार बनाया गया जिस कारण उस स्थान का नाम विक्रमशिला पड़ी? भद्रक यक्ष, धनपाल यक्ष, इंदल यक्ष, या विक्रम यक्ष? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विक्रम यक्ष। किसको? विक्रम यक्ष को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल,
दीदी की डायरी शीर्षक पाठ की संजू किस कक्षा में पढ़ती है? 6, 7, 5 या 8? तो संजू 8 क्लास में पढ़ती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दीदी की डायरी शीर्षक पाठ के अनुसार तोतो चांद किस स्कूल में पढ़ती थी? वो कहाँ चलता था? क्या जंगल में, रेल के 6 डब्बों में, गांव में या अस्पताल में? तो तोतो जान कहाँ चलता था? रेल के 6 डब्बों में। कहाँ पर? रेल के 6 डब्बों में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, पीपल शीर्षक कविता के कवि कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, नरोत्तम दास, अरुण कमल या मोहम्मद इकबाल? तो पीपल के कविता कौन है, कवि कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, पीपल शीर्षक कविता के अनुसार कौन रात भर रो रो कर भोर कर देता है? क्या मोर, चकोर, पीपल या मेंढक? तो रात भर रोता है कौन? चकोर रोता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ किस प्रतिष्ठित साहित्यकार पर लिखा गया है? क्या वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, रामाकांत त्रिपाठी निराला पर, रविकांत त्रिपाठी निराला पर या भोजकांत त्रिपाठी निराला पर? तो ये जो दीनबंधु निराला लिखा गया है किसके ऊपर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर लिखा गया है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, कामता प्रसाद सिंह काम, आचार्य शिवपूजन सहाय या रामधारी सिंह दिनकर? तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? आचार्य शिवपूजन सहाय। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, खेमा शीर्षक कहानी किस सामाजिक कुप्रथा को उभारने वाली कहानी है? जाति प्रथा, दहेज प्रथा, लिंग भेद या बाल मजदूरी? तो खेमा जो है ये बाल मजदूरी के ऊपर है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, खेमा शीर्षक पाठ में मुक्ताकाशी होटल का मालिक कौन है? क्या खुद लेखक हैं, खेमा है, कसारा है या खेमा के पिता? तो यहाँ पर जो है मुक्ताकाशी होटल के जो मालिक हैं वो कसारा है। कौन है? कसारा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कवि अरुण कमल के अनुसार गंदे मोहल्ले के गंदे लोग क्या बनाते हैं? पटाखा, लड्डू, लट्टू, अगरबत्तियां या घड़ी? तो गंदे मोहल्ले के गंदे लोग अगरबत्तियां बनाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कवि अरुण कमल के अनुसार उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखून वाले हाथ, गंदे कटे फिटे हाथ, जख्म के फटे हुए हाथ क्यों करते हैं, क्या करते हैं? भिक्षा मांगते हैं, खुशबू रचते हैं, प्रार्थना करते हैं या कूड़ा चुनते हैं? तो वो खुशबू रचते हैं। क्या रचते हैं? खुशबू रचते हैं, यानी कि अगरबत्ती बनाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि कौन नरेगा कार्यस्थल के ठेकेदार के सामने बच्चों के जुलूस की नेत्री के रूप में तनकर खड़ी हो गई? क्या कदम, जैनब खान, गुड़िया या सोनी? तो इसका सही जवाब कौन हो जाएगा? कदम खड़ी हो गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? डॉक्टर, अध्यापक, वकील या राजनेता? तो कदम जो है वो बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? रामा ठाकुर, गोकुल ठाकुर, दशाई ठाकुर या भीम ठाकुर? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर के पिता का नाम क्या था? गोकुल ठाकुर था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जननायक कर्पूरी ठाकुर शीर्षक पाठ साहित्य के किस विधा में रचित है? क्या यह एक जीवनी है, ये रेखा चित्र है, ये एक कहानी है या एक निबंध है? तो ये एक जीवनी है। क्या है? ये एक जीवनी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कल्पतरु शब्द का अर्थ क्या होता है? कल्पतरु का अर्थ गरीब होगा, प्रार्थना होगा, उद्देश्य होगा या इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़? तो कल्पतरु क्या है? इच्छा पूरी करने वाला एक काल्पनिक पेड़ है, उसी को कल्पतरु कहा जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने 1970 एवं 1977 में बिहार सरकार के किस पद को सुशोभित किया? क्या वो गृह मंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे या पशुपालन मंत्री थे? जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झांसी के राजा की मृत्यु के उपरांत किस अंग्रेज अधिकारी ने झांसी राज्य को हड़पने की सोची? पठित कविता के आधार पर उत्तर दें। विलियम हेयर ने, चार्ल्स कैनिंग ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने या डलहौजी ने? तो ये जो उनको लूटने का जो है सोचा था, कौन सोचा था?
डलहौजी ने सोचा था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली कौन थी? काना थी, झलकारी थी, मुंदरा थी या लक्ष्मीबाई थी? तो कानपुर के नाना की जो मुंह बोली बहन छबेली थी उसका नाम क्या थी? लक्ष्मीबाई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, झांसी की रानी शीर्षक कविता की कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सहजोबाई या अनामिका? तो झांसी की रानी शीर्षक पाठ के कवि रचिता कौन है? हमारे सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बेडब बनारसी, प्रेमचंद, रामवृक्ष बेनीपुरी या वंशीधर श्रीवास्तव? तो इसके जो ये लेखक जो हैं वो कौन है? बेडब बनारसी हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, चिकित्सा के चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार डॉक्टर चुहानाथ कातरजी कहाँ से FRCS थे? न्यूयॉर्क से, लंदन से, पटना से या ढाका से? तो वो लंदन से ये डिग्री हासिल किए हुए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लेखक बेडब बनारसी के अनुसार वे कौन थे जो कहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ के? क्या वो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर साहब, राय कृष्णदास थे, चुहानाथ कातरजी थे या हकीम साहब थे? तो वो चुहानाथ कातर साहब थे। कौन थे? चुहानाथ कातर साहब। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, परादुर्भाव शब्द का अर्थ होता है सावधानी, प्रकट होना, तरोताज़ा या समाचार? तो परादुर्भाव शब्द का अर्थ होता है प्रकट होना। क्या होता है? प्रकट होना। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, पठित पाठ के आधार पर बताएं कि किसने सुदामा को द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के पास जाने को विवश कर दिया? क्या वो सुदामा के पिता ने, सुदामा की पत्नी ने, सुदामा की भाइयों ने या सुदामा के मित्रों ने? तो ये काम कौन किया था? सुदामा की पत्नी ने किया था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सुदामा चरित शीर्षक की काव्य भाषा है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या मैथिली? तो सुदामा चरित शीर्षक की जो काव्य भाषा है वो क्या हो जाएगा आपका? ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? क्या हरिऔध हैं, बिहारी हैं, नरोत्तम दास हैं या कबीरदास हैं? तो इसके जो कवि हैं कौन है? नरोत्तम दास। कौन है? नरोत्तम दास हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, राह भटके हिरण के बच्चे को शीर्षक कविता के अनुवादक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शंकर शैलेंद्र, गोपाल सिंह नेपाली या राजेंद्र प्रसाद मिश्र? तो इसके जो अनुवादक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का ये सब्जेक्टिव है, ये गद्यांश है। ये तो बहुत आसान रहता है, ऊपर देख के नीचे लिखना होता है। ऊपर ये बहुत ही आसान रहता है। इसके बाद है आप लोगों का, यहाँ पर आपको लिखना होता है क्या कहते हैं कि संकेत बिंदु निबंध लिखना होता है। भूमिका समाचार पत्र के ऊपर लिखना है, गणतंत्र दिवस के ऊपर लिखना है। उसके बाद वृक्षारोपण, संचार क्रांति, ये सब चीज़ के ऊपर में लिखना रहता है। तो आप लोग देख लीजिए। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।